दे प्रोवाइड सपोर्ट इन दीज एस्पेक्ट्स के हम पर कोई पाबंदी नहीं है और हमें वो असलहा भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, बाकी अभी वो गंदम भी उन्होंने भिजवाई हुई थी। तो बात ये है कि ये जो रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इससे अमेरिका, इसराइल और मगरिब खुश नहीं है। और इसके अलावा आप मजीद स्टेटमेंट देखिए, फिर मैं आपको गजा के साथ जोड़ता हूं कि भाई रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ना, इसका गजा जंग के साथ क्या ताल्लुक है। ये आप देखिए, हेल्पिंग पीपल, ये प्यूटन का बयान आप देखिए, फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी। हेल्पिंग पीपल ऑफ गाजा इज आवर सेक्रेड ड्यूटी। ये कितना बड़ा बयान है। प्यूटन कह रहा है कि गजा को की मदद जो है, गजा की जंग, ये हमारे लिए मुकद्दस तरीन फरीजा है। आप अंदाजा लगाइए कि मतलब किस हद तक रशिया ने जाकर पोजीशन ले ली है, जो कि इसराइल के अच्छे ताल्लुकात थे उनके, इसराइल के साथ उनकी ट्रेड थी। अगर इसराइल के अलावा ज्यूज सबसे ज्यादा किसी मुल्क में आबाद है तो वो रशिया में आबाद है। अगर सबसे ज्यादा टेरिटरी किसी के मुल्क में है ज्यूज की, तो वो रशिया में है। और रशिया क्या कह रहा है कि गजा के लोगों की मदद करना इज आवर सेक्रेड ड्यूटी। फिर आप उनकी दो और स्टेटमेंट देखिए। द हिस्ट्री ऑफ द वेस्ट इज एसेंशियली अ क्रॉनिकल ऑफ द एंडलेस एक्सपेंशन। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड इज अ ह्यूज मिलिट्री financial pyramid. Everything that happens in Ukraine is fateful and a matter of life or death for Russia. तो अब जरा सूरत हाल को दूसरे तरीके से समझिए और गजा के हवाले से समझिए। देखें, इस वक्त रशिया जो है वो अपने बका की जंग लड़ रहा है, और इस वक्त ये जो जंग चल रही है यूक्रेन की, और खासतौर पर अब ये गजा की जो जंग है, ये मशरक और मगरिब की जंग बन गई है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इक़्तिदार मगरिब से मशरक में मुंतकिल हो रहा है। तो अगर जहां पर रशिया ये कह रहा है कि ये हमारी बका की जंग है, तो उस बका के लिए, उस सोवरेनिटी के लिए जरूरी है कि वो ये मिडिल ईस्ट की जंग जीतें। ठीक है, अगर ये मशरक और मगरिब की जंग अब बन चुकी है, तो देखें, अगर यहां से इसराइल जीतेगा तो मगरिब ताकतवर होगा, अमेरिका ताकतवर होगा। और अगर रशिया को अपनी सोवरेनिटी बचानी है, इस जंग का जो डायरेक्ट लिंक है या इसके जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं वो यूक्रेन जंग पर आएंगे। मिडिल ईस्ट में अगर रशिया जीत जाता है, यानी फलस्तीन फातेह हो जाता है, तो उसका डायरेक्ट फायदा जो है वो रशिया को होगा। तो इसलिए इस जंग में पूरी तरह से सपोर्ट करना, पूरी तरह से फलस्तीन को फातेह कराना, ये रशिया के लिए वैसे ही है जैसे यूक्रेन की जंग में उसको फतह हासिल करनी है। अभी आप देखें कि प्यूटन ने क्यों फलस्तीनी 14 फैक्शंस को, यानी 14 जो तंजीमें हैं, उनको क्यों मॉस्को में बुलाया हुआ है, क्या मकासद क्या, और मुसल्ला तंजीमों को, पॉलिटिकल को नहीं बुलाया, मुसल्ला जो तंजीमें हैं उनको वहां पर बुलाया हुआ है। तो बेसिकली ये आपको ऑन अ लार्जर पिक्चर बताने की जरूरत इसलिए पेश आई कि आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि रशिया हर सूरत में फलस्तीन के साथ खड़ा है। और क्यों खड़ा है ये मैंने आपको बता दिया कि अगर वो मिडिल ईस्ट की जंग रशिया हारता है तो ये उसकी कौमी सलामती का मसला है, और वो जो बका की जंग लड़ रहा है, जो यूक्रेन की जंग है, डायरेक्टली उस पर वो जाके इफेक्ट करेगी। और चूंकि अब ये गजा की जंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये दुनिया के इक़्तिदार का फैसला कर रही है, दुनिया की सियासत को, और दुनिया में एक नई रियलिटी पैदा कर रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं। तो नया वर्ल्ड ऑर्डर वही ताकत बनाएगी जो ये जंग जीतेगा। तो अगर रशिया को, चाइना को, ईरान को जो अगर ये एक नई रियलिटी दुनिया में लेकर आनी है, जो वो कह रहे हैं कि हमने जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना है, यानी इंसाफ पर मुबनी, तो वो जंग जीतेंगे तो लेकर आएंगे ना। मिसाल के तौर पे एक दूसरे तरीके से इसको समझिए, यूएस डॉलर क्रैश सिमिलर टू रोमन एम्पायर्स एंड। अब ये जो डी डॉलराइजेशन हो रही है, ये डायरेक्ट थ्रेट है यूएस की हेजेमनी को। यानी कई ऐसे मुल्क हैं जो खास तौर पर, अब ये ब्रिक्स बनी है जिसको रशिया, चाइना लीड कर रहे हैं, जिसमें ईरान है, फिर सऊदीया, यूएई चला गया, अफ्रीकन कंट्रीज चले गए। तो ये जो सारी डी डॉलराइजेशन हो रही है, इसके पीछे ये 3 बड़े ममालिक है, रशिया, चाइना, ईरान। और डी डॉलराइजेशन से मुराद ये है कि देखें, अमेरिका की हेजेमनी क्या है, वो सिर्फ सबसे बड़ी चीज उसकी करेंसी है, उनका डॉलर है, कि मतलब उसके बगैर आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपका ऑयल अपना है, लेकिन आपने बेचना जो है उसमें है डॉलर में। तो ये उनकी सबसे बड़ी पावर है। तो ये जो उनके डॉलर को चैलेंज किया जा रहा है, ये बेसिकली आप चैलेंज कर रहे हैं उनकी हेजेमनी को, उनकी पावर को चैलेंज कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर मिडिल ईस्ट की जंग आप हार जाते हैं तो क्या आप मजीद इस चीज को चैलेंज कर सकेंगे? यानी ईरान, रशिया और चाइना
इस डी डॉलराइजेशन को लीड कर रहे हैं और इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे अभी इजिप्ट भी इसमें शामिल हो गया, तो उसमें पूरा पूरा किरदार इन 3 मुल्कों का है। तो अगर आप मिडल ईस्ट की जंग हार जाएंगे तो देन मुझे बताइए आप इस डी डॉलराइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं? तो ये वो सारे अवामिल हैं जो बात तो एक बेस की है, लेकिन वो खाली एक छोटा सा मामला नहीं है, उसके पीछे ये कई अवामिल हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपके सामने तफसील रखी आपको समझ आ गई होगी कि फलस्तीन को उनके इत्तेहादी नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये फलस्तीन की फतह का एक बहुत बड़ा सबूत है कि अगर ये पावर जो कि कभी भी फलस्तीन के साथ खड़ी नहीं हुई, देखें इतना इत्तेहाद कभी भी नहीं था। क्या यमन ने इससे पहले भी कभी इसराइल का रास्ता बंद किया? क्या यमन इससे पहले इतना इफेक्टिव साबित हुआ है? मुझे बताइए। क्या इराक और शाम और लेबनान क्या इतने इत्तेहाद के साथ फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं? या फलस्तीन के अंदर को इतना बड़ा इत्तेहाद कभी था? तो ये सारी हमें नई रियलिटीज बताती हैं। और उधर से यूरोप की जिस तरह से पोजीशन लड़खड़ा गई, उधर से अमेरिका जितने क्राइसिस का शिकार हो गया, फाइनेंशियल और लीडरशिप दोनों से। तो ये हमें सारी चीज बताती है कि फलस्तीन के साथ उसके इत्तेहादी खड़े हैं और वो तगड़े हो रहे हैं। यानी आप मुख्तलिफ रीजन्स में देखें, वेस्ट की फोर्सेस निकल रही हैं और रशिया और चाइना वहां पर जाकर कंट्रोल संभाल रहे हैं। तो ये इस हवाले से चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है कि आपको ये नई सूरत हाल जो बन रही है ये आपको समझ आ रही होगी। तो एक बड़ी वॉर छिड़ने वाली है और उस बड़ी वॉर में रशिया पीछे नहीं बैठा रहेगा, बल्कि वो पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। अब नाज़रीन आपको हिजबुल्लाह के हवाले से अपडेट करते हैं। और हिजबुल्लाह के हवाले से आपको पता है कि वो जो एक अब खबरें आ रही हैं जी, वहाँ पर कब्जा शुरू हो गया है। सारे सबूत हमने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहला जो कब्जा किया गया है म्यूटुल्ला की जो सेटलमेंट है, वहाँ पर एक पूरा ज़िला है जिसको इसराइली मीडिया खुद बता रहा है। और वो कह रहा है कि हमने पहली बार इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हैं कि जंग जो अंदर घुसे हुए हैं और उन्होंने एक पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है। अच्छा, अब मजीद नाज़रीन हमले मतलब अंदर घुस गए तो फिर पीछे रह क्या गया, इसलिए वहां से मुसलसल खबरें आ रही हैं। और ये आप देखिए, हिजबुल्लाह रिपीटेडली सीजेज इसराइली ड्रोन्स, के मुसलसल जो इसराइली ड्रोन्स हैं उनको जो है वो कब्जे में ले रहा है हिजबुल्लाह। फिर वो कह रहे हैं, आप जरा अंदाजा लगाइए, इसराइली मीडिया इसको बयान कर रहा है, पावरफुल एक्सप्लोजन्स क्रिएटेड अ क्राटर नियर द सी ऑफ गलीली सस्पेक्टेड टू हैव बीन कॉज्ड बाय ड्रोन्स क्रैश। अब ये अंदाजा लगाइए कि कोई समंदर उनके इर्द गिर्द महफूज नहीं रहा, ना रेड सी, ना मेडिटेरेनियन सी, और ना अब ये सी ऑफ गलीली है, अब ना ये महफूज रहा है। यहां पर अब हमले शुरू हो गए हैं। और ये कराटर नाजरीन किसको कहते हैं? ये जैसे एक बॉल की शक्ल का नहीं होता कि मतलब जहां पर बम गिरता है, ये जहां पर कहीं बड़ा एक्सप्लोजन होता है तो वो एक होल सा बन जाता है और पानी नाजरीन उस तरह देखेगा तो उस होल के अंदर जा रहा था, एक बोल सा बन जाता है, तो ये धमाके की सूरत में वो पैदा होता है। तो वो कह रहे हैं कि पावरफुल एक्सप्लोजन्स वहां पर हुआ है सी ऑफ गलीली में। अच्छा, तो कोई इनका एरिया, कोई बॉर्डर, कोई समंदर इनसे महफूज नहीं है, कोई इनकी बंदरगाह महफूज नहीं है। फिर आप देखिए, इसराइली आर्मी इस बात को रिपोर्ट करी है, क्लोजिंग 4 मेन रोड्स एक्सेस इन द अपर गलीली एंड द एरियाज एडजेसेंट टू बॉर्डर विद लेबनान, के मतलब 4 मेन रोड जो हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। फिर आप देखिए, सायरन साउंड ऑन जरीत अपर गलीली, तो मुसलसल जनाब हमले हो रहे हैं, मुसलसल कभी इधर सायरन बज रहा है, कभी उधर सायरन बज रहा है, कभी ड्रोन्स आ रहे हैं, कभी रॉकेट्स और मिसाइल आ रहे हैं। तो पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने हिला के रख दिया है इसराइल को। अब नाज़रीन आपको ईरान के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। ईरान कह रहा है, द कंडीशंस इन द रीजन हैव बिकम सेंसिटिव एंड डेंजरस एंड आवर फोर्सेस मस्ट प्रिपेयर फॉर एनी सिनेरियोज। तो फिर आप अंदाजा लगाइए, ईरान का आर्मी चीफ कह रहा है कि खित्ते की जो सूरत हाल है वो डेंजरस हो चुकी है और ज़रूरत इस अमर की है कि हमें किसी भी सिनेरियो के लिए, किसी भी सिनेरियो से मुराद यह है कि अमरीकी फ़ौजें ईरान के अंदर दाखिल हो सकती है। कोई भी सिनेरियो यह है कि इसराइल ईरान की टेरिटरी के अंदर हमला कर सकता है। कोई भी सिनेरियो यह हो सकता है कि अमरीका की फौजें यमन के अंदर दाखिल हो सकती हैं। कोई भी सिनेरियो ये हो सकता है कि इसराइल की फौजें लेबनान के अंदर दाखिल हो सकती हैं। वो कह रहे हैं इतनी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है और हमें हर तौर पर तैयार रहने से। आप देखेंगे जब सरेआम इसराइल और अमेरिका धमकियां लगा रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी ईरान है और वो हमारे लिए सिक्योरिटी का मसला है, उसको हमने हर सूरत में ख़त्म करना है, और जंग रुक भी नहीं रही। वो कह रहे हैं ना फ़लस्तीनी रियासत देंगे, ना मतलब कोई और बात है, ना कोई अमन मुज़ाकरात हैं, तो बात तो फिर आगे से आगे बढ़ेगी ना।
अच्छा, फिर नाज़रीन आप इजिप्ट का बयान देखिए। सुइज कनाल रेवेन्यूज वर, ये प्रेसिडेंट सीसी कह रहे हैं, सुइज कनाल रेवेन्यूज वर $10 बिलियन एनुअली एंड डिक्लाइंड बाय 40 to 50% ड्यू टू इवेंट्स इन रेड सी। अब अंदाजा लगाइए कि $10 बिलियन कम से कम कमाता है इजिप्ट, और वो कह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू 40 to 50% कम हुआ है। लेकिन हम ठीक है तनकीद करते हैं मिस्र पे, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने यमन पर तनकीद नहीं की। देखें यार, मिस्र, जॉर्डन, इन मुल्कों पे बहुत दबाव है। ये नो डाउट ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस में, नो डाउट इसराइल के साथ इनके ख्वाहिशें कुछ और हैं, लेकिन भाई ये इतना आसान नहीं है उनके लिए कि वो इसराइल के साथ जाकर खड़े हो जाए। कितना को वो खड़े हो सकते थे, वो उन्होंने खड़ा हो गए हैं, लेकिन अब आगे वो मजीद उनके साथ कॉपरेशन नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर का दबाव अपनी जगह पर है, जो ओवरऑल जो प्रेशर बढ़ रहा है, जो उनकी कौमी सलामती पर मसले आ गए हैं, वो अपनी जगह पर हैं। और फिर देखिए कि एक नया इस्लामी इत्तेहाद बन रहा है जिसमें ईरान और सऊदी अरब और तुर्की और मिस्र बहुत करीब आ रहे हैं। ये ऐसे मुल्क थे जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि इनके ताल्लुकात कभी बेहतर होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इजिप्ट अपना अरबों डॉलर का नुकसान कर रहा है, लेकिन वो यमन के खिलाफ नहीं गया। तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हाँ, हमारी डिमांड ये है कि इजिप्ट शुड हैव टू डू मोर, और उसके लिए फाइनल घड़ी है कि उसको कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आप देखें कि उनके कितने इकोनॉमिक क्राइसिस है। यार, उनको भी अपने लोगों का सोचना है कि भाई यहाँ पर अगर जंग छिड़ गई तो हमारे लोग कितना सफ़र करेंगे। इस वक्त इकॉनमी कोलैप्स होने वाली है इजिप्ट की, लेबनान की इकॉनमी कोलैप्स होने वाली है, तो क्या वहां के लोगों को सफर नहीं करना पड़ेगा? तो बहुत सारी चीजें होती है जो एक रियासत को देखना होती है। फिर नाज़रीन, इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने है, और खबर नाज़रीन यह है कि हिंदुस्तान में समुद्री ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ने ऐलान किया कि वो ऐसी बहरी जहाज़ों को लोड अनलोड नहीं करेंगे जो फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे और इसराइल जाएंगे, चाहे वो किसी भी मुल्क से हों। अब देखिए कि दुनिया किस तरह से फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो रही है। मतलब इंडिया एक डेफिनेटली इसराइल का इत्तेहादी समझा जाता है, लेकिन अब वहाँ से आप देखिए कि किस तरह से आवाज़। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अब कैटेगोरिकल इंडिया की साफ पॉलिसी सामने आ गई। उन्होंने कहा आज़ादी फ़लस्तीन होनी चाहिए। ये इस कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार, हालांकि अगर हम पिछली सदी में चले जाएं, इंदिरा गांधी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और अब ये ज़हन में रखें, इंडिया हमेशा से फ़लस्तीन का इत्तेहादी रहा है। ये तो अभी थोड़ी सी उनकी पॉलिसी बदली, लेकिन अब इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बार फिर वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि आज़ादी फ़लस्तीन होने के लिए साफ तौर पर, हालांकि उन्होंने 5 महीने वेट किया है, लेकिन अब उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ी है। एंड देन जो गुलान हाइट्स के हवाले से वोटिंग हुई, उसमें भी इंडिया ने फ़लस्तीन के हक में वोट दिया। और उसके अलावा जो पिछली एक वोटिंग हुई थी उसमें जंगबंदी के हवाले से, उसमें भी इंडिया ने मतलब दुनिया के साथ, फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ, इसराइल के साथ खड़ा हुआ। इसराइल के साथ सिर्फ अमेरिका था, तो उसकी अमेरिका को भी काफ़ी मरोड़े उठी कि भाई ये क्या बात हुई। तो बहरहाल ये दुनिया से चीज़ें। और फिर नाज़रीन, ब्राज़ील के हवाले से आखिर में आपको अपडेट करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस जंग ने कैसे दुनिया का नक्शा और आलमी सियासत और फॉरेन पॉलिसी बदल के रख दी है। यानी जो इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी थे उनके खिलाफ हो गए, और ना सिर्फ खिलाफ हुए बल्कि फ़लस्तीन के हक में आकर खड़े हो गए। यानी जैसे चाइना, रशिया, ये इसराइल के साथ अच्छी खासी ट्रेड करते थे, और इन्होंने इसराइल के खिलाफ पोजीशन ली, और ना सिर्फ खिलाफ पोजीशन ली बल्कि फ़लस्तीन को असलहा दे रहे हैं। तो इसी तरह मिसाल के ब्राज़ील है, इतना बड़ा इत्तेहादी, और उन्होंने ये बयान दिया उनके प्रेसिडेंट ने कि ये तो हिटलर है नेतन्याहू, और इसके रजीम हिटलर वाली रजीम है। तो उस पर बड़ी मरोड़ें उठी इसराइल को। पहले उन्होंने एम्बेसडर को समन किया ब्राज़ील के, देन फिर अब उन्होंने, नज़ीर आप इनका अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंट है वो पर्सोना नॉन ग्राटा है। अब पर्सोना नॉन ग्राटा वो होता है कि अगर आप किसी एक शख्सियत की किसी मुल्क में, मतलब एक हाई प्रोफाइल शख्सियत की किसी मुल्क में एंट्री बंद करें तो उसको पर्सोना नॉन ग्राटा कहा जाता है। तो उन्होंने ब्राज़ील के प्रेसिडेंट की अपने मुल्क में एंट्री बंद कर दी है। तो ये इंतहा पसंद और उल्लू के पट्ठों के काम देखें कि इनको पता ही नहीं कि कहाँ पर क्या बात करनी है, और ये सिर्फ तकब्बुर में चूर हैं, ताकत के नशे में चूर हैं, और जो इनके ज़ुबान पे आता है, जो इनका आता है, वो बोले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि इसके आउटकम्स क्या होंगे। इस वक्त कितनी तबाही के दहाने पर आप खड़े हैं और बयानात किस तरह के दे रहे हैं। तो इस तरह तो ये निज़ाम नहीं चलने वाला। बल्कि अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़, और मैंने रूस के हवाले से ख़ास तौर पर तफसीली आपको बताया, क्योंकि ये क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है कि भाई फ़लस्तीन के साथ कौन खड़ा है। ये बहुत ज़रूरी है कि